स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन नोट करिए सभी लोग, जीएस का पार्ट है जो लोग पहली क्लास में है, जनरल स्टडीज में इकोनॉमी जिसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बेटा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जिसे सामान्यतः हम लोग महंगाई के नाम से भी जानते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कि महंगाई क्या है? पहली क्लास से क्या आपका गेट बंद कर दो जरा। वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी होना महंगाई कहलाता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, वन डायमेंशन हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर मुझे बताना पड़ेगा कि महंगाई क्या है, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे महंगाई क्या है? आम जीवन को बहुत प्रभावित करता है, आपको पता ही है, तो कैसे हम लोग बताएंगे महंगाई क्या है? वह एक उसकी विशेषता हो सकती है। बताओ क्या होता है महंगाई? हम आए दिन सुनते हैं ना, और जब से कोविड आया है तब से इसका प्रभाव इतना ज्यादा रहा है कि टीवी चैनलों पे चाहे नेशनल न्यूज रहा हो, सब जगह यही मुद्दा महंगाई का, महंगाई का। इसलिए ये क्वेश्चन यहां से बनना तय है। तो महंगाई क्या है? बताइए क्या हो सकता है महंगाई? देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आती, लेकिन हम लोग ध्यान कभी देते नहीं है। ठीक है ना, चले आप ऐसे देखें जरा इसको, कि जैसे सपोज दैट, मानिए मैं पहले एग्जांपल से इसको समझा रहा हूं। जैसे मानो कि कोई व्यक्ति है, और ये मान लो ए नाम का व्यक्ति है, और मार्केट में ये 10 रुपये लेकर के गया, और एक दुकानदार से बोला कि मुझे 1 केजी एप्पल दे दो। क्या दे दो? एप्पल दे दो। और दुकानदार ने इसे 1 केजी एप्पल पकड़ा दिया। अगले दिन ये फिर व्यक्ति 10 रुपया लेकर के गया, दुकानदार के पास, उसी के पास गया, और उसने बोला कि मुझे 1 केजी एप्पल दे दो। अब दुकानदार ने कहा कि अब मैं 10 रुपया मैं आपको नहीं दूंगा। मैं कितने रुपए में दूंगा? इसने कहा कि भैया मैं 12 रुपए में 1 केजी दूंगा। तो पहला कंडीशन तो ये है। सेकेंड कंडीशन ये है कि मान लो बी नाम का कोई व्यक्ति 10 रुपए लेकर के मार्केट गया, और उसने जो है कि 1 केजी एप्पल को खरीदता है। अगले दिन इसने 10 रुपया थमाया और बोला 1 केजी एप्पल दो। इस दुकानदार ने उसे कितना एप्पल थमा दिया? हाफ केजी। अगर आप ये दोनों कंडीशन देखो तो एक ही है। आप देख पा रहे हैं सभी लोग, ये दोनों कंडीशन एक ही है, कोई कंडीशन अलग अलग नहीं है। इसका मतलब यहां से एक पार्ट तो साफ दिख रहा है, जो आपने बोला इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स, बिल्कुल परफेक्ट है कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुआ है, पहला कंडीशन है। लेकिन दूसरा कंडीशन इसमें छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, इसको बोलते हैं डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की कीमत क्या हो गई है? कम हो गई है। अब जब ये दोनों कंडीशन साथ साथ पैरेलल लॉन्ग टाइम के लिए अगर चले, तो इसे हम लोग एग्जैक्ट बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब देखो एक प्रश्न बड़ा साधारण पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर में, अगर मैं यही प्रश्न डालता कि इन्फ्लेशन क्या होता है, प्रश्न ये हम डालता इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स, इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है। बी डालता डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करेंसी या मनी, और सी डालता बोथ कंडीशन सही है, और डी डालता कि नन ऑफ दीज। तो अगर आप यहां पे मारते क्वेश्चन तो गलत हो जाता। केवल एक कंडीशन नहीं हो सकता है, एक कंडीशन इसके साथ में हिडन होता है जो हम लोगों को दिखता नहीं है। अब जैसे मान लो हमने कहा कि 1 केजी एप्पल मान लो है,
1 केजी मान लो एप्पल है, 10 रुपए में दे दिया, अगले दिन उसने कहा 12 रुपये, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया? 2 रुपये। इसका मतलब ये 2 रुपया जब आप इसमें मिलाओगे तब जाकर के आपके 1 केजी एप्पल के बराबर इसका मूल्य होगा। इसका मतलब हमारी करेंसी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गया। कितना? 2 रुपये डिक्रीज हो गया है। इज इट क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो इसे हम लोग एग्जैक्ट क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो एक लाइन में जरा इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिखो। व्हेन इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स, when increase the price of goods, when increase the price of goods as well as decrease the value of currency, decrease the value of currency for the long time period is called the inflation. देखिए आपके जीवन में कभी ये बात सुनते हुए आया होगा कि सर 2 टर्म लिखा जाता है। देखिए इन्फ्लेशन, जिसे इकोनॉमी के शब्द में कहा जाता है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति ये इकोनॉमी का टर्म है। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि आप कहते हैं कि सर महंगाई, सुने हैं ना आप लोग? देखिए इन दोनों में बेसिक फर्क क्या होता है कि एक प्रकार का महंगाई जो होता है एक लोकल वर्ड होता है, एक लोकल शब्द होता है। ये महंगाई जो है कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन और महंगाई विशेष अंतर नहीं है। बस अंतर किस बात का है कि जो महंगाई शब्द यूज करते हैं हम लोग हैं ये अल्प अवधि के लिए होता है। जैसे मान लो कोई महिला है और ये 100 रुपया लेकर के आज बाजार गई और जाकर के इन्होंने XYZ कोई भी सामान इन्होंने खरीदा। आप देखते होंगे कि जब अगले दिन 100 रुपया लेके जाती हैं तो जब ये सामान नहीं देता, कहता है कि नहीं अब इसका रेट बढ़ गया है, तो वो सीधा क्वेश्चन बोलती है भैया अभी कल तो हमने लेके गया था तो इतना महंगाई कैसे हो गया? इसका मतलब महंगाई जो होता है प्रत्येक क्षेत्रों के लिए और प्रत्येक हर जगह के लिए अलग अलग मापा जाता है। आपका हो सकता है बिहार में कुछ और हो, उत्तर प्रदेश में कुछ और हो, दिल्ली में कुछ और हो, तो जो क्षेत्रीय स्तर पे होता है उसको हम लोग महंगाई से काउंट करते हैं। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक टर्म में हम लोग बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि महंगाई एक समान पूरे भारत में जहां पे भी होगा किसी वस्तु की कीमत एक समान बढ़ रही है। इसका मतलब महंगाई एक ब्रॉड कंसेप्ट में लिया जाता है, एक छोटे कंसेप्ट में कभी नहीं लिया जाता। इसे क्लियर हो गया मेरी बात को? तो महंगाई और इन्फ्लेशन में दोनों में बेसिक अंतर ये होता है, एक लोकल वर्ड होता है जिसको हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं आम भाषा में, कभी मार्केट निकलते हैं बोलते हैं भैया बहुत महंगाई है। लेकिन जब हम इकोनॉमी के स्तर पर बात करेंगे, एक पढ़े लिखो जैसे बात करेंगे, तो हम लोग उसको महंगाई को क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन हो रहा है, मुद्रास्फीति हो रहा है। इज इट क्लियर हो गया मेरी बात को? अब देखिए मुद्रास्फीति की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी कुछ बातें होती है जिस पर ये आधारित होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया पता चलेगा, क्योंकि आप लोग जब कभी पढ़ाएंगे बच्चों को तो ये बात थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल जरूर लिख लिया करें। एग्जाम्पल जो मैं दिखता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होता है ना, इसको लिख ले। आज पहली क्लास है क्या आपकी? अच्छा एकदम पहली क्लास है कि मतलब पहले रहे हैं आप स्टूडेंट? पहले क्लास है ना, ठीक है। चलिए अच्छा हुआ कि पहला टॉपिक की शुरुआत ही किया था, मैं अभी एक नया टॉपिक शुरुआत किया था, ठीक है ना। अब 20 से शुरू करता तो फिर हिंदी माध्यम वाले हो। चलिए लिखिए, जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि किया जाता है या वृद्धि होती है और साथ साथ मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, हिंदी मध्यम लिखवा रहा हूं, और साथ साथ मुद्रा के मूल्य में कमी होती है और यह दीर्घ अवधि के लिए होता है, तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर हो गया सभी लोगों को? चले बहुत बढ़िया। आइए जरा इसके हम लोग बेस समझते हैं थोड़ी से। हाँ हो गया? हो गया? आगे चले हम लोग। इसका बेस हम लोग थोड़ा समझते हैं।
और देखते हैं इसका बेस क्या है। आखिर मुद्रास्फीति बढ़ने के कुछ तो रीजन होंगे। तो अगर हम लोग एक पहला फैक्टर देखते हैं, इसके बाद हम लोग सारे फैक्टर्स को देखेंगे। देखिए, अगर आप ऐसे समझिए, आप सभी लोग एकदम बेसिक तरीके से समझिएगा, बच्चों वाला खेल है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझिएगा। देखो, मान लो हमने कहा कि कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बिल्कुल रूट बता रहा हूं, और रूट एक बार पकड़ में आ जाएगा तो सारे इन्फ्लेशन का टॉपिक खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति हमने कहा ए नाम का व्यक्ति है। हमने कहा कि देखो, अगर इस व्यक्ति के पास मान लो 500 रुपए है, तो स्वाभाविक बात है कि इसकी नीड अगर कंप्लीट होगा तो केवल और केवल 500 रुपए में कर सकता है, और भले ये सपना कुछ भी देखे, लेकिन 500 से अधिक वो खर्च नहीं कर सकता। केवल उसके पास कितना है? 500 रुपए। लेकिन आप ये सोचो, इस व्यक्ति के पास अगर 50,000 रुपए आ जाए, तो अब आप देखोगे इसकी जो नीड होगी बेटा, वो पिछले तुलना में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसी व्यक्ति के पास अगर 5 लाख रुपए हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि उसकी आवश्यकताएं क्या हो गई? इसका ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो बच्चे 500 से 50,000 हुआ है, 50,000 से 5 लाख हुआ है, इसको हमने बैंक में समझाया था, इसको क्वांटिटी ऑफ मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ मनी। या इसी वर्ड को हम लोग लिक्विडिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। तो चाहे आप मुद्रा की मात्रा बोले, चाहे आप तरलता बोले, चाहे आप मनी सप्लाई बोले, बात एक ही है। किसी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं है। मुद्रा की आपूर्ति बोले, बात एक ही है। चाहे आप इसे क्वांटिटी ऑफ मनी बोले, चाहे लिक्विडिटी बोले, चाहे आप मनी सप्लाई बोले, बात एक ही है। अगर इस मनी सप्लाई में 500 से लेकर के 5 लाख हो रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। सिंपल सी बात है। और मनी सप्लाई में अगर वृद्धि हो रहा है, तो इस व्यक्ति की नीड जो हो रही है बच्चे, वो क्या हो रही है? वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब नीड को हम लोग प्रेजेंट करते हैं डिमांड से। इसका मतलब इसकी डिमांड क्या हो रही है? इसकी डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ने से आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। और वस्तुओं की कीमत बढ़ना एक चीज हिडन होता है, और इसी को क्या कहा जाता है बच्चे? तो हमने कहा कि सर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसका मतलब सारे इन्फ्लेशन की थ्योरी टिकी कहां है? ये सारे के सारे चीजें इसी पर टिका हुआ है। इसका मतलब जब भी क्वांटिटी ऑफ मनी या लिक्विडिटी या फिर मनी सप्लाई मार्केट में अधिक होगा, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन होगा। क्लियर होगा? तो इसको जरा आप लिख लीजिए, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स मैं इसी बेस पे बताऊंगा, क्योंकि 10 टर्मिनोलॉजी का प्रयोग इसमें किया जाता है इन्फ्लेशन से लेकर के, और 10 टर्मिनोलॉजी आपसे पूछेगा। ठीक है? तो टर्मिनोलॉजी में विशेष ध्यान देना है। क्वांटिटी ऑफ मनी या लिक्विडिटी या मनी सप्लाई एक ही बात है। अगर इसमें वृद्धि होता है तो नो डाउट लोगों की मांग बढ़ती है, लोगों की मांग बढ़ती है तो प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ता है। प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ना ही हमारे लिए इन्फ्लेशन कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाती है। क्वांटिटी ऑफ मनी मुद्रा की मात्रा, लिक्विडिटी तरलता, मनी सप्लाई मुद्रा की आपूर्ति। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब आइए देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से देखना है हर टर्मिनोलॉजी को, क्योंकि इतना आसान नहीं है। कम से कम 10 टर्मिनोलॉजी इसमें मिलेगा। और आपने देखा होगा कभी किस टर्मिनोलॉजी पे कभी क्वेश्चन पूछ देता, कभी किस पे क्वेश्चन। मैं प्रूफ कर दूंगा, एक एक टर्मिनोलॉजी को उठा करके प्रूफ कर दूंगा। ठीक है ना? मिटा दूं इसको मैं? हो गया सभी लोग? अभी नहीं हुआ, जल्दी करें। आज 5 मिनट वैसे लेट भी क्लास स्टार्ट हुई है ना, 5 से। दरअसल मैं रात में 12 बजे तक क्लास एक यूट्यूब चैनल पे ले रहा था। गुड़गांव में IAS की क्लास पढ़ा रहा था। रात में 12 बजे तक क्लास लिया। गुड़गांव से सुबह मॉर्निंग में आया हूँ, लेट हो गया। हो गया? हाँ, डिमांड क्या गया? प्राइस ऑफ गुड्स है बच्चे, और प्राइस ऑफ गुड्स का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। एक चीज इसके साथ हिडन होती है। क्लियर हो गया मेरी बात को? चलिए, आपको मिटा दूं ना? हाँ,
अब आप लोग ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा और लिखिएगा मत, छोड़ दीजिएगा, बाद में लिखिएगा आराम से। पहले आप समझ लीजिएगा, मैं साफ साफ बिल्कुल लिखूंगा और बाद में आराम से समझ करके उतार लीजिएगा, है ना। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ समझना आपको है, समझ में भी आना चाहिए वो चीजें। चलें देखिए जरा ध्यान से सभी लोग। देखिए हमने कहा, अब ऐसा मान लो, मैंने कहा कि देखो भाई मनी सप्लाई हमने कहा कि जब मार्केट में इंक्रीज होता है, इंक्रीज का सिंबल मैं बना रहा हूं यहां पर, तो निश्चित तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि सर डिमांड भी क्या होता है, बढ़ता है, मांग बढ़ता है। और मांग बढ़ने से हमने कहा था कि प्राइस ऑफ गुड्स ये भी बढ़ता है, और प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ता है तो हम लोग इसको नाम क्या दिए थे बच्चे, अभी हमने कहा था कि सर ये इन्फ्लेशन है। तो ये मैं डाल देता हूं कि टर्मोलॉजी नंबर 1 इन्फ्लेशन का कि इन्फ्लेशन है, तो टर्मोलॉजी नंबर 1 डाल दिया। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये मनी सप्लाई जब बढ़ता है बच्चे, तो यहां पर एक तरफ आरबीआई का रोल होता है और एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये दोनों मिलकर के इस मनी सप्लाई को हमने कहा कि जब कंट्रोल करते हैं, किसको करते हैं कंट्रोल, मनी सप्लाई को। जब मनी सप्लाई को ये लोग दोनों लोग मिलकर के कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने का तरीका देखो, आरबीआई जो है कि मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जिससे हम लोग मौद्रिक नीति बोलते हैं, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति में कई प्रकार की नीति हमने बताया था, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इसके बाद बैंक रेट और बेस रेट। हमने कहा ये जो है कि कई प्रकार के रेट होते हैं जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई को कम करता है। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई ने एक टूल का प्रयोग किया, इस टूल का नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है तो वो क्या करता है, बजट बनाता है। क्या बनाता है, बजट। आपको पता है कि बजट बना करके ये क्या करता है, मनी सप्लाई को क्या करने का कोशिश करता है, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है, कम करने की। तो जब ये कंट्रोल करते हैं तो यहां से एक डायमेंशन निकल के आता है। तो जब कंट्रोल होता है मनी सप्लाई तो इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। क्या कहा जाता है, डिसइन्फ्लेशन। ध्यान में रखिएगा, तो डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के बाद वाला टर्म यूज किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिसइन्फ्लेशन क्या है, तो आप बोलिएगा जब आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, बाई प्लान कंट्रोल करते हैं, तो जब सिचुएशन क्रिएट होती है उसे कहते हैं हम लोग डिसइन्फ्लेशन। इज इट क्लियर हो गया। तो पहला है कंपोनेंट इन्फ्लेशन। क्या होता है, इन्फ्लेशन के बाद क्या आया हमारा दूसरा कंपोनेंट, तो हमने आसानी से कहा कि सर डिसइन्फ्लेशन होता है। अब तीसरी बातें देखें जरा। तीसरी बातें यह है कि व्हेन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स, जब सामान्यतः वस्तुओं की कीमत गुड्स एंड सर्विसेज का कम होने लग जाए, अब प्लस परचेजिंग पावर ऑफ मनी का अगर इंक्रीज होने लग जाए, तो फाइनली इससे एक रिजल्ट उत्पन्न होता है। इस रिजल्ट से मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाता है। अभी मैं इसको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है, और साथ साथ मार्केट में डिमांड भी कम हो जाता है। जब ऐसा कंडीशन अगर मार्केट में दिखने लग जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन वाला कंडीशन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन का कंडीशन बोलते हैं। तो डिफ्लेशन क्या होता है बेटा, जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए और साथ साथ उसका क्या हो जाए, डिमांड भी कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये तीसरा टर्म हो गया। अब आप देखिएगा यहां पर क्या कम हुआ बच्चा, तो हमने कहा कि मनी सप्लाई और डिमांड कम हुआ है। और जब इसी मनी सप्लाई को, गौर से समझिएगा, इसी मनी सप्लाई को और डिमांड को जब अगेन जो है कि मैं यहां शब्द लिख रहा हूं, अगेन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोबारा जो है कि मनी सप्लाई को बढ़ाने का जब प्रयास करते हैं, अगेन मनी सप्लाई को ये बढ़ाने का प्रयास करते हैं,
तो इससे जो कंडीशन उत्पन्न होता है मार्केट के अंदर में, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। इसका मतलब पुनः स्फीति शुरू हो गई। पुनः स्फीति क्या होगा बच्चे? शुरू हो गया। तो पुनः स्फीति डिफ्लेशन वाला बात वाला कंडीशन होता है। ध्यान से समझिएगा। जब किसी इकोनॉमी में, ध्यान से समझिएगा यहां पर, जब किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और प्लस रिसेशन ये साथ साथ चले, जबकि ऐसा कंडीशन नहीं होता है। अगर इन्फ्लेशन होगा तो रिसेशन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कई बार सिचुएशनल ऐसा कंडीशन जनरेट होता है जिसके कारण से क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी होगा और रिसेशन भी हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। जब किसी भी इकोनॉमिक में ये दोनों कंडीशन साथ साथ उत्पन्न हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्टैगफ्लेशन। अब एग्जांपल्स में समझा रहा हूं। देखिए आप सभी लोग, आपने सुना भी होगा कि जब 2019 में कोविड आया था, पता है आप लोगों को कि नहीं? कोविड था, तो उस समय आपने अगर मार्केट पे या दुकानों पे अगर पता किए होंगे, जिस प्रोडक्ट की कीमत 5 रुपए थी उसे ये लोग जानबूझ करके 10 रुपए में बेच रहे थे, डबल। तो इसका मतलब ये 5 रुपए से बढ़कर के 10 रुपया बढ़ गया। इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब पहला प्रूफ हो गया कि इन्फ्लेशन का दौर उस समय था जिस समय कोविड था। इज इट क्लियर? लेकिन दूसरा बात हम लोग ये बात देख पा रहे हैं कि रिसेशन का कंडीशन क्या होता है। अब आप देखिएगा, जब हम लोग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार के मुख्य रूप से सेक्टर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर। सुने हो कि नहीं आप लोग? चलिए, इतना तो सुने होंगे। और एक जो है कि सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का नाम सुने होंगे। और एक जो है कि कौन सा होता है? टर्सरी सेक्टर होता है। और अभी कोविड के समय 4th सेक्टर भी जोड़ा गया था, आपको शायद पता नहीं होगा। और एक सेक्टर और जोड़ा गया था जिसका नाम था 5th सेक्टर। तो ये दोनों सेक्टर जो है कि कोविड के समय जोड़े गए थे, बहुत डिबेट इस पर हुआ था। तो ये दोनों सेक्टर जोड़े गए थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारत में कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर। अब ये तीनों सेक्टर बच्चे क्लोज थे। आपको पता है कि कोविड के समय इन तीनों सेक्टर को क्या कर दिया गया था? क्लोज कर दिया गया था। तो जिसके कारण से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ था? बहुत ज्यादा हो गया था। आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया था? ज्यादा। तो हमने कहा कि रिसेशन के कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। रिसेशन का जो कंडीशन होता है बेटा, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां पर रिसेशन कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में लिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में लिया गया है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि इस समय रिसेशन का भी दौर चल रहा है और इन्फ्लेशन का भी दौर चल रहा है। और जब ऐसा कंडीशन किसी इकोनॉमी में आता है तो बड़े आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये स्टैगफ्लेशन वाला कंडीशन है, स्टैगफ्लेशन वाला कंडीशन है। इज इट क्लियर हो गया मेरी बात को सभी लोगों को? तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि जब रिसेशन और इन्फ्लेशन बोथ कंडीशन साथ साथ चले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। और इस पे काफी डिबेट रहा है। इस पर इतना डिबेट रहा है कि आपने देखा होगा कई हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने बड़ा डिबेट किया था इस पर। और जब 4th और 5th सेक्टर को जोड़ रहे तो उसमें बहुत डिबेट चला था। जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस के लिए सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे थे कि ऑनलाइन सारे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों का स्कूल बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है ना। तो वहां पे इन्होंने 5th और 4th सेक्टर डाला। और इसके बाद डीप नॉलेज की इन्होंने बात किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन का। आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग आजकल भारत में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो ये लोग उठा करके 2 सेक्टर को और ऐड कर दिए। इसलिए आज के डेट में अगर वर्तमान समय में हम देखें तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में 5 सेक्टर को जोड़ा गया है। इसका मतलब अब 3 नहीं है बल्कि कितना है? 5 है। तो स्टैगफ्लेशन समझ गए आप लोग? चलिए, एक कंडीशन इकोनॉमिक में ऐसा आता है, ये कौन सा नंबर का है? 4 नंबर का है ना, ये 4 नंबर का है ना। ठीक, एक कंडीशन और आता है। देखो, कई बार आपने सुना होगा सर, इकोनॉमिक में सम गुड्स की प्राइस जो है कि बढ़ जाती है। प्राइस जो है कि क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन आपने सुना होगा सम गुड्स की जो प्राइस होती है वो कम होती है। तो ऐसा कंडीशन अगर कभी भी दिखने को मिले, जैसे हमने कहा टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन आलू के दाम कम हो रहे हैं, जैसे हमने कहा कि मान लो वेजिटेबल्स के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं। तो जब ऐसे कंपेयर के रूप में आप देखो कि किसी चीज की वस्तु की दाम बढ़ रही है और किसी की दाम कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हमेशा कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? स्क्यूफ्लेशन।
तो स्क्यूफ्लेशन क्या है बच्चे? जब कुछ कमोडिटी के दाम मार्केट में बढ़ने लग जाए और कुछ कमोडिटी के दाम मार्केट में कम होने लग जाए, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। अब आप देखिए स्क्यूफ्लेशन के बाद एक और आता है जिसे हम सभी लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल। क्या जानते हैं? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रक्चरल। देखो स्ट्रक्चरल क्या होता है, पहले इस बात को समझो। जैसे मान लो ड्रास्टिकली अगर मैं आपसे बोलता हूं, ड्रास्टिकली किसी देश के साथ मान लो वॉर हो गया, या हमने कहा कि भूकंप आ गया। भूकंप सुने ना, दिल्ली में तो आता ही रहता है ना, भूकंप आ गया। अब आप सोचो, हमने कहा कि ज्वालामुखी निकल गई, मान लो हमने कहा कि मान लो कोई डिजास्टर हो गया, महामारी आ गई, और ये पूछ करके नहीं आती है ऐसा कंडीशन है ना, ये ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली का मतलब होता अटेंडमली, अचानक आ जाना, सडनली आ जाना। तो ये ड्रास्टिकली अगर मान लो इकोनॉमी में आ जाता है, हमने कहा ड्रास्टिकली अगर ये इकोनॉमी में आ जाता है, तो इसके कारण से प्रभाव क्या होता है कि मार्केट में जो सप्लाई होता है बच्चे, वो अचानक गिर जाता है। जैसे अभी गंगा जी में, यमुना जी में देखे तो पानी भर गया था ना, ये पूरा एकदम भर चुका था, दिल्ली में सप्लाई रुक गई थी हर जगह पर। तो ऐसे केस में सप्लाई रुक जाती है। तो सप्लाई रुक जाती है जब इसके कारण से इन्फ्लेशन जो उत्पन्न होता है, इन्फ्लेशन जो क्रिएट होगा, इसे हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रक्चरल के नाम से जानते हैं। और एक कंडीशन होता है, ये कौन सा नंबर का हो गया? 6 नंबर का हो गया। और एक होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। किसी को पता है कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? नहीं पता? तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए होता क्या है कोर इन्फ्लेशन में, मान लो हमने कहा कि कुछ ऐसी वस्तु होती हैं या कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो रिलेटेड फूड से होती हैं, और कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो रिलेटेड एनर्जी से होती हैं। किससे होती हैं? एनर्जी से होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एनर्जी से होती हैं, तो कहते हैं कि जब इन्फ्लेशन के अंतर्गत गुड्स या फूड्स की वस्तुएं और एनर्जी की वस्तुओं को एक्सक्लूड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? एक्सक्लूड कर दिया जाए, और बाकी जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, शेष वस्तु अगर बची है, अगर इस पर इन्फ्लेशन हो रहा है, अगर इस पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? कोर इन्फ्लेशन। मतलब अगर फूड्स की वस्तुओं को निकाल दिया जाए और एनर्जी की वस्तु को निकाल दिया जाए, बाकी अन्य वस्तुओं की अगर कीमत मार्केट में बढ़ने लग जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोर इन्फ्लेशन। चलिए इधर कौन सा नंबर का हो गया है? 6 और 7 नंबर। अब इधर आते हैं, जरा 8 और 9 सारे एक साथ समझा देता हूं, फिर जहां गड़बड़ होगा तो आप मुझसे पूछिएगा ना। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। आपने नाम सुना होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का नाम, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इसमें सब कुछ को जोड़ दिया जाता है। इसमें ना तो फूड्स की वस्तुओं को अलग किया जाता है, और ना ही जो है कि एनर्जी की वस्तुओं को किया जाता है, बल्कि ऑल गुड्स को ले लिया जाता है। ऑल गुड्स को साथ में ले, जब सभी गुड्स की कीमत साथ साथ और समान रूप से बढ़ने लग जाए, तो इसको बोलते हैं हेडलाइन। क्या बोलते हैं बेटा? हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसका मतलब यहां पे बेसिक जो नीड की चीजें उसको भी बाहर नहीं किया जाता, बस कि उसको भी क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। तो जब सभी पे इन्फ्लेशन की गणना की जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन। इज इट क्लियर हो गया? और एक देखो बात होता है रिसेशन और ग्रेट रिसेशन, यहां लिखता हूं, नोट कर लोगे ना आप लोग? ना गड़बड़ तो नहीं होगा ना आप लोगों से? क्योंकि मैं सारे एक ही साथ प्रेजेंट कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए फिर लिख लीजिए, गड़बड़ नहीं होना भाई। चलिए अभी पहले लिख लो, मैं समझा देता हूं दोबारा। एक साथ जहां जहां ये गोला मारा हूं ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक भी क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं, टर्मिनोलॉजी से कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, अंधाधुन करके आओगे। और देखिए कितना साफ लिखा हूं, नहीं हमने बोला था कि मैं साफ लिखूंगा, इसीलिए तो कई बार मेन से निकलता है। यही कारण रहे बच्चे कि हमेशा जो है कि 3 बार 4 बार मेंस दिया यूपीएससी का, यही कारण इसके रहे। क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। और हमने बोला कि एक भी कोई भी टॉपिक उठाओगे, मैं पहले बेसिक रूट समझाता हूं, बेसिक रूट कहां से होता है। सब कुछ जनरेट यहीं से होता है बच्चे।
एक बार पहले लिख ले, फिर अगेन मैं इसको समझा दूंगा, आसानी तरीके से समझ जाना आप लोग, ठीक है ना। फिर इसके बाद कोई भी रेफरेंस बुक अगर पढ़ोगे तो बहुत आपको आसान लगेगा, इससे आसान कुछ आपको नहीं लगेगा। चलिए नोट कर ले इसको आप लोग। बेस रेट, बैंक रेट, ट्रिपल आर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये दो टूल्स हमने शायद पढ़ाया था ना पिछले क्लास में, याद होगा सभी लोगों को, ये टूल्स सारे पढ़ाया था। तो कोई यहाँ पे दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। पहले एक बार सभी लोग लिख ले, दोबारा इसको एक बार समझा दूंगा। ताकि और भी एक बार क्लियर हो जाए सब कुछ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं, रिसेशन ऐसा कंडीशन होता है जब मनी सप्लाई मार्केट में धीरे धीरे कम होने लग जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन का ही पार्ट होता है जिसके कारण से वस्तुओं की प्राइस बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि रिसेशन अल्प अवधि के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और इसी का फादर बोला था डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि डिप्रेशन में कोई व्यक्ति चला जाना मतलब कोमे में चला जाना। तो ऐसी इकोनॉमी जब बिल्कुल बैक में चली जाती है, समझ रहे हो ना। लेकिन स्लो डाउन के रूप में अगर देखोगे तो रिसेशन को माना जाता है। लेकिन ऐसी इकोनॉमी जो डिप्रेशन में चले जाए उसको उठ भी सकती है और नहीं भी उठ सकती, वो डिप्रेशन कंडीशन होता है। हालांकि उस समय महंगाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु मिलता नहीं है, मनी सप्लाई लोगों के पास इतना होता नहीं, तो कोई भी चीज खरीदेंगे तो बहुत हायर रेट पे मिलता है, ठीक है। सर क्लास में बाद में करूंगा वो।
हाँ बच्चे, कोविड के नीचे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हो गया। और आप देख लीजिएगा इसी टर्म में से कोई उठा करके आपसे पूछ देगा, अगर कोई एग्जाम होगा, इन्फ्लेशन का मुद्दा हमने बोला करंट में बना हुआ है, इसी में से एक टर्म उठा करके आपसे पूछ देगा, सीधा पूछेगा डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। 8 कहाँ है? हाँ ये 7 के बाद 8 यहां लिख लीजिएगा। देखिए हम भी कहां कहां लिखते हैं। हो गया क्लियर क्या? आगे चलें, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, नहीं हुआ? नोट कर लो आराम से, एकदम आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो खींचना, फोटो खींचो, अपने पास रखो, ठीक है? उसको बार बार पढ़ा करो, लेकिन क्योंकि जीएस को हल्के मत लेना आप लोग। कोई भी जीएस का सेक्शन हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी हो, बिल्कुल हल्के में लेके नहीं चलना है, स्कोरिंग करा देता है ये। बहुत टेक्निकल चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा,
थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो बड़े आसानी से सारी चीजें हो जाएगी। और क्योंकि मैं बहुत ही आसान चीजों में इसको समझाया हूं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जो कंडीशन में समझाता हूं, बस उसी कंडीशन को ध्यान रखो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। हो गया, बहुत बढ़िया। एक, दो, तीन और 4 यहाँ पे था शायद ना, तो ये कौन सा नंबर का हो जाएगा फिर? 9 नंबर का। 4, फिर 5वां कहाँ गया भाई? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, फिर ये 9वां हो जाएगा, है ना? हो गया सभी लोगों का? ठीक है, अब दिख रहा है साफ साफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, एक बार हम लोग समझ लेते हैं, दोबारा इसको आराम से समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, हुआ क्या? भी रह गया कुछ? नहीं हुआ अभी? हो गया। चलिए देखिए, हमने कहा कि सारे गेम थ्योरी किस पर अप्लाइड होता है? मनी सप्लाई को होता है। हमने कहा अगर मनी सप्लाई अधिक है तो डिमांड अधिक होगा, तो डिमांड अधिक होने से प्राइस ऑफ गुड्स क्या होगा बच्चे? बढ़ेगा। तो इसे हम लोग कंडीशन देते थे, इन्फ्लेशन होता है। हमने कहा कि जब इसी मनी सप्लाई को आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल करने के बाद जो कंडीशन उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके सबके हो गए। जैसे आरबीआई है तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो बजट बनाता है। इज इट क्लियर हो गया? जब इसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं तो ये जो अगला सेगमेंट उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर हमने एक कंडीशन लिखा था कि अगर सामान्यतः वस्तुओं की कीमत में कमी होने लग जाए और परचेजिंग पावर ऑफ मनी का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप लोग यहाँ पे अगर आए होंगे, देखे होंगे, कहीं कहीं मॉल में या बिग बाजार में आपको लिखा होता है कि बाई 1 गेट फ्री 3, ऐसे लिखा होता है ना, 3 4 5। अब आप सोचो जरा कि पैसे कितना ज्यादा सेंट्रलाइज कर लेता हो, वो आपको दिखाएगा कि 1 लो और 3 फ्री ले जाओ। तो ऐसे केस में लोग ज्यादा मूव करते हैं कि यार फ्री में चला, जबकि है नहीं वो। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सब लोग देखते हैं कि सस्ता मिल रहा है, इस वजह से लोग क्या करने लगते हैं? डिमांड करने लग जाते हैं। हमने कहा अगर वस्तु की प्राइस कम होने लग जाए और तो मुद्रा की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। स्वाभाविक बात है कि अगर 20 रुपया में कोई चीज खरीद रहे थे और 10 क्वांटिटी में खरीद रहे थे, अब आपको 20 रुपया में वो 100 क्वांटिटी मिलने लग जाए तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा खरीदेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं परचेजिंग पावर क्या हो गई, इसकी बढ़ गई है मुद्रा की। तो मनी की परचेजिंग पावर बढ़ जाए और गुड्स की परचेजिंग पावर क्या हो जाए? गुड्स की कीमत क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इससे अंततः रिजल्ट क्या होता है कि एक समय ये पैसा पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज जगह हो जाएगा और मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा और मनी सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब डिमांड और मनी सप्लाई कम होगा तो इससे एक जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कंडीशन यही बताता है कि डिमांड का कम होना और मनी सप्लाई का मार्केट में कम हो जाना, ये कंडीशन डिफ्लेशन को होता है। और जब इसी मनी सप्लाई को बाई प्लान आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हाँ, इस पे मनी सप्लाई कम हो जाता लास्ट में आकर के। क्योंकि आप सोचो ना, 20 रुपया का कोई चीज खरीद रहे हो और हमने कहा कि और सस्ता कर दूं, तो आप क्या कर दोगे? दूसरे से उधार लेके खरीदने चले जाओगे। इस कारण से आपका जो पर्सनल डिमांड होगा, आपके पास पैसे कम हो जाएगा एक समय आने के बाद, क्योंकि हमने आपको लालच दे दिया और आप सारी चीजों को लेकर खर्च कर दोगे। अगर मान लो कि यहीं पे लिख दिया जाए कि भैया एक मॉल में लिख दिया जाए कि एक शर्ट खरीदो 500 रुपए में और ले जाओ 5 फ्री, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिसके पास 500 नहीं होगा वो उधार लेके चला जाएगा 5 खरीदने के लिए। है? हाँ, देखिए होता क्या है ना कि इस समय डिमांड बढ़ रही है ना, इस समय कंडीशन पे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास मुद्रा नहीं रहेगी तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। यहां तक तो खरीदोगे, खूब बढ़ेगा, बढ़िया, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि पैसा आप क्या कर दोगे, पूरा का पूरा सामान खरीद लोगे, तो आपका अंततः फिर लास्ट में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट लिखा, रिजल्ट क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और उसके कारण से क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, और वो जो कंडीशन उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। इज इट क्लियर हो गया? अब देखो डिफ्लेशन वाले में हमने कहा फिर जब ये मनी सप्लाई और डिमांड कम हो रहा है तो इसी मनी सप्लाई को बाई प्लान आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर पॉलिसी बना करके जब मनी सप्लाई को इन कराते हैं मार्केट के अंदर में, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन, पुनः स्थिति अपने अवस्था में आ जानी। इज इट क्लियर हो गया यहां तक सभी लोगों को? चलिए, अब हमने कहा था किसी इकोनॉमी के अंदर में इन्फ्लेशन और रिसेशन साथ में, दो की कंडीशन चलते नहीं है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होगा तो रोजगार बढ़ते हैं, रिसेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन रिसेशन का कंसेप्ट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के केस में लिया गया है कि हमने कहा कि जब इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों कंडीशन साथ में हो तो ऐसे इकोनॉमी, ऐसे इन्फ्लेशन को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। और ये कंडीशन बहुत रेयर से रेयर केस में होता है, जब कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाए या किसी प्रकार की एक्टिविटीज मार्केट में रुक जाए, तब ये कंडीशन उत्पन्न होते हैं। और जैसा कि एग्जांपल हमने दे दिया कि कोविड के समय 5 रुपए के सामान 15 रुपए में 20 रुपए मिल रही थी, और आपने देखा होगा कि पूरा सेक्टर क्लोज था, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। तो ये कंडीशन हमारा क्या कहलाया, स्टैगफ्लेशन कहलाया। इज इट क्लियर हो गया? अगला हमने कहा कि जब कुछ वस्तुओं की कीमत मार्केट में बढ़े और कुछ वस्तुओं की कीमत मार्केट में घटने लग जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यूफ्लेशन बोलेंगे। हमने कहा स्ट्रक्चरल क्या होता है, ड्रास्टिकली होता है बेटा, अटेंडेबली। अगर मान लो कहीं लैंडस्लाइड हो गया, आपने उत्तराखंड में हमेशा देखते हो आप लोग, बरसात होता है, लैंडस्लाइड हो गया, वहां के लोग भाग के चले आते हैं। अभी आप देखो मणिपुर के अंदर दशा क्या हो रही है, फिलिस्तीन के आप दशा देख लो क्या हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, अभी इससे पहले आपने अफ्रीका की दशा देखा था, उससे पहले आपने अफगानिस्तान का मुद्दा देखा था। तो ये सारे मुद्दे में अचानक ये घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण से मनी सप्लाई का रुक जाना। मणिपुर में जाओगे, एक बोतल पानी की कीमत 100 रुपए। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट के कारण से वहां पे सारे सप्लाई को रोक दिया गया है। और यही कंडीशन फिलिस्तीन में चल रहा है, सारे सप्लाई को वहां से निकल लोग भाग रहे हैं। अब जो बचेंगे वो अपनी वस्तु की कीमत क्या बढ़ाएंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे, पैसा रहेगा लोगों के पास, सप्लाई गिर चुकी है। तो ये कंडीशन में हमने कहा कि स्ट्रक्चरल होता है, ये ड्रास्टिकली होता है, वॉर हो जाना किसी देश के साथ, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाना, महामारी फैल जाना, मोदी जी आकर के फिर रात में बोलेंगे कि भैया भाई और बहनों कल से भारत बंद है, तो बंद हो जाएगा, काम खत्म। ज्वालामुखी हो गया, अर्थक्वेक निकल गया, भूकंप आ गया, वॉर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जब भी होता है ड्रास्टिकली होता है, सडनली होता है, बता के नहीं होगा, अचानक आएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। नहीं तो किसी को पता था कि सामान्य बारिश से जो है कि यमुना जी इतना ऊपर हो जाएंगे कि पूरे दिल्ली में पानी, और दिल्ली को पता चल गया कि उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता है, केजरीवाल का, है ना, अब उनको पता चल गया। नहीं तो केजरीवाल कहते हैं दिल्ली जैसा कोई शहर नहीं, जब ड्रेनेज सारे ब्लॉकेज हुए तब पता चला कि भैया केजरीवाल को की समस्या और चुनौतियां क्या हो सकती है हमारे सामने। अब आप समझ गए मेरी बात को? तो ये क्या होता है, ड्रास्टिकली होता है। अब इसके बाद हमने बताया कोर इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चे, जब फूड्स और एनर्जी के गुड्स को निकाल दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाकी वस्तुओं की कीमत मार्केट में अगर बढ़ती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। इसी प्रकार से हमने बताया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेड मतलब सबका सिर बराबर, ऐसे समझो, सबका हेड क्या हो गया। हाँ, कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखो आपने कभी सुना होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, इकोनॉमी पढ़ाते हैं जैसे हम लोग नेट और जीआरएफ पढ़ाते हैं पीएचडी वालों को, तो आपने सुना होगा कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। आपने सुना होगा ऑटोनोमस डिमांड होता है, अगर किसी व्यक्ति के पास इनकम 0 रुपया है तब भी ऑटोनोमस डिमांड उसको करनी पड़ेगी। ऑटोनोमस का मतलब होता है ऐसी डिमांड जो आपके पास 0 पैसा है तब भी आप उसके बगैर नहीं रह सकते। जैसे अब मुझे कहेगा बिना पानी पिए मेरे पास इनकम नहीं है, क्या मैं बिना पानी पिए रह सकता हूं? कभी नहीं ना। चाहे मुझे किसी से छीन के पीना पड़े या चोरी करके पीना पड़े या नाले में जाके पीना पड़े, अगर मुझे प्यास लगेगा, मेरे पास पैसा नहीं तो 110% में पीऊंगा पानी। इसको बोलते हैं पैसा न रहने के बाद भी ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। अब जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन में खाना है तो खाना छोड़ देंगे, पैसा नहीं रहेगा आपके पास, नहीं छोड़ेंगे ना। भारत में बहुत सारे गुरुद्वारा है, बहुत सारे मंदिर है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें मिलते हैं, जाके आराम से व्यक्ति खाएगा। तो इसका मतलब कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पे फूड और एनर्जी की चीजों को निकाल दीजिए कि उस पर क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि ये बेसिक नीड है। खाना नहीं मिलेगा नहीं रह पाएंगे। अब अगर 500 रुपया मिलेगा तो पानी तो पीना पड़ेगा आपको, आप चाहे जैसे पिए। भाई एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी की कोई गुड्स है या एनर्जी वाली चीजें नहीं है तब भी आपको लेना पड़ेगा। लाइट नहीं रहेगा, आप प्रबंध करेंगे उसका, बात आप समझ रहे हो ना। तो इन पे क्या प्राइस पड़ रहा है, डजंट मैटर। इसके अलावा अगर गुड्स की कीमत बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? जब इन सबको शामिल एक साथ कर लिया जाता है तो क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें कोई भी फूड्स, कोई भी एनर्जी की गुड्स को नहीं छोड़ा जाता, इसको भी इसमें मेजर किया जाता है कि भैया क्या वस्तुओं की प्राइस बढ़े। हेड का मतलब होता है सभी लोगों का हेड इक्वल हो जाना,
सभी वस्तुओं की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। मेरी बात इतनी समझ में आ गई सभी लोगों को। तो ये पूरा का पूरा, एक होता है ग्रेट रिसेशन और एक होता है रिसेशन और एक होता है डिप्रेशन। मिटा दो क्या? ठीक। अब आप देखिए जरा ध्यान से सभी लोग, मैं चाहता हूं कि ये पूरी क्लास आज ही खत्म हो जाए। थोड़ा इसलिए फास्ट रख रहा हूं क्योंकि अगली बार आऊंगा एक क्लास में जीएसटी पढ़ाऊंगा और उसकी अगली बार आऊंगा प्लानिंग कमीशन पढ़ाऊंगा। बस खत्म करूंगा ये सारी चीजें, जो आपकी मुद्दे की चीजें हैं वो आपके एग्जाम में आ जाए। हे भगवान, वॉकिंग इन्फ्लेशन बेटा है, वॉकिंग इन्फ्लेशन से ऊपर हम लोग चले गए। ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन से ऊपर चले। अभी आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन बता रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी के आधार पे आपको पता चल जाएगा हमारी आरबीआई क्या करती है। चले अभी आप देखो, जैसे आपने सुना होगा कि ग्रेट रिसेशन, सुना है आपने? बताओ विश्व में ग्रेट रिसेशन कब हुआ था? नहीं पता? ये टाइम पीरियड है। तो ग्रेट रिसेशन क्या होता है कि ऐसा रिसेशन जहां पर लिख लीजिएगा नो डिमांड, किसी प्रकार की डिमांड नहीं हो, और नो सप्लाई, किसी प्रकार की सप्लाई मार्केट नहीं हो, और नो एम्प्लॉयमेंट, किसी प्रकार का रोजगार नहीं हो। जब ये लॉन्ग समय के लिए चलता है, ये अल्प अवधि के लिए नहीं चलता बच्चे, ये लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, तो इसको ग्रेट रिसेशन कहा जाता है। और अमेरिका में ऐसा रहा है 1929 to 33 तक देखोगे पूरे वैश्विक स्तर पर यह महामंदी का दौर रहा है। आपको ये बात पता होगा कि इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो कंडीशन जनरेट हुआ था वो ग्रेट रिसेशन का था कंडीशन। ठीक है, तो लिखना हो तो लिख लो भैया। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं पता आप लोगों को हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से 18। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 45। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिख लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिख लो भैया। अगर नहीं पता तो ये भी आप लिख लें। और ग्रेट रिसेशन का दौर इस समय चलाता है। इसी प्रकार से बच्चे रिसेशन होता है। रिसेशन का मतलब होता है महामंदी, इसको बोलते हैं मंदी। इसका मतलब जब कोई इकोनॉमिक 6 मंथ तक, अप्रॉक्स 6 मंथ तक अगर वो निगेटिव में पहुंच जाए तो इसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। भारत में ऐसी दशा रही रिसेशन की। ध्यान से, जब कोविड पड़ा था तो एक फेज आया था जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, हमने डेटा लिखवाया था, याद होगा जीडीपी में, जब निगेटिव हमने डेटा एक जगह लिखवाया था ना -6.6%, वहां पे रिसेशन का दौर चला था। 6 महीने तक भारत की जीडीपी क्या रही है? नेगेटिव में रही है। तो नेगेटिव में क्या होता है कि यहां पर भारत की जो जीडीपी, जो ग्रोथ रेट होता है बेटा, जो ग्रोथ रेट होता है वो नकारात्मक प्रभाव में चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। अब आप सोचो, जब ग्रोथ रेट ही नकारात्मक होगा तो इसमें वस्तुओं की कीमत कितनी होगी? बहुत जबरदस्त होगी। और इसी का एक फादर है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है बेटा जहां पर एक लंबे समय के लिए आपकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली जाती है। एक लंबे समय के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लिख लीजिएगा अल्प अवधि के लिए होता है। अल्प अवधि मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और ये जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कंडीशन वही होता है कि नेगेटिव में लंबे समय तक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जा सकता है नेगेटिव में। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन वाला कंडीशन में इतना आसान नहीं होता, एक लंबी अवस्था के अंदर में नेगेटिव में आपकी ग्रोथ रेट जा सकती है। लेकिन रिसेशन में मैक्सिमम आपका 6 महीने तक आपकी जो ग्रोथ रेट होगा वो नेगेटिव में होगा, तो उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। रिसेशन को जल्दी कवर भी किया जा सकता है, लेकिन डिप्रेशन को जल्दी कवर नहीं किया जा सकता, ये बहुत लंबे समय के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में इकोनॉमिक जो प्रभावित होती है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रभावित हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट को आप बेसिक रूप से याद रखिए। अब हेडिंग दीजिए मुख्य रूप फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हेडिंग दीजिएगा फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हाँ बेटा, रिसेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में जैसे आदमी चला जाता है तो क्या बोलते हैं? तो कोमा में चला गया, पता नहीं अब रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार से यहां पे भी यूज किया जाता है, डिप्रेशन में चली जानी किसी की इकोनॉमी, इसका ग्रोथ रेट लॉन्ग समय के लिए नेगेटिव में चला जाता है, लंबे समय के लिए चला जाता है। तो जल्दी करिएगा, टाइम क्या हो गया? अभी 1 घंटा है कि नहीं है आपके पास? है ना? अभी चलिए
चलिए चलिए थोड़ा सा तेज करिए आप लोग, है ना। मैं चाहता हूं कि ज्यादा समय नहीं लूं आप लोगों को, 1-1.5 घंटे पढ़ाऊं तो कम से कम एक टॉपिक मेरा निपट जाना चाहिए। चलिए अब लिखो फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन। जल्दी से लिखिए जरा, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण से इन्फ्लेशन होते हैं। लिखिए फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन। फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन, कितना मोटा मार्कर चल रहा है देखिए, है ना। बहुत खतरनाक हेडिंग दे दिया मैंने, है ना। फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन ये होता है मुद्रास्फीति के कारक। फैक्टर का मतलब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हिंदी में कारक बोलते हैं। ऐसे वो कौन कौन से कारण हैं जो मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं। क्लियर। इसके 2 कारक माने जाते हैं मुख्य रूप से बच्चे, और ध्यान में रखिएगा ये कभी भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं। एक होता है डिमांड पुल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एक होता है कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं सप्लाई साइड भी बोलते हैं, कई बार सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसको लागत जनित बोलते हैं, लागत जनित हिंदी में, मुद्रास्फीति या फिर आपूर्ति पक्ष, आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति हिंदी में, और इसे बोलते हैं मांग जनित, मांग जनित मुद्रास्फीति। ये 2 प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, अर्थात 2 कारणों से मुद्रास्फीति जनरेट होती है। या तो लोग डिमांड करेंगे, या तो सप्लाई को कम करेंगे, या तो कॉस्ट को बढ़ाएंगे। यही तो हो गया। इसका मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन वह इन्फ्लेशन होता है जो डिमांड के कारण बढ़ता है। इज इट क्लियर हो गया। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वह इन्फ्लेशन होता है जो कॉस्ट के बढ़ाने से बढ़ता है। अब एग्जांपल में कई फैक्टर लिखिएगा, जैसे मैं पहले इसको लेकर के चल रहा हूं और फिर मैं उसको लेके चल रहा हूं। 4 फैक्टर इसके भी लिखिए, 4 फैक्टर उसको भी लिख लीजिएगा, आसानी से समाप्त हो जाएगा। जैसे पहला फैक्टर यह है बेटा, पहला फैक्टर यह है कि अगर भारत सरकार अपनी पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे। ध्यान से समझिएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो सार्वजनिक खर्च है, सार्वजनिक जो खर्च है या व्यय है, इसमें वृद्धि कर दे। इसमें क्या कर दे, वृद्धि कर दे। एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल समझो सभी लोग। हमने कहा भारत सरकार पब्लिक खर्च का मतलब किससे बढ़ाती है, तो आपने कहा कि सर बजट से बढ़ाती है। अब अगर देखो जरा, हम आपको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं ताकि आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे 2023 और 24 का जो बजट बना, भारत सरकार ने 45.03 लाख करोड़ का बजट पास किया, इतना का। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब भी भारत सरकार पैसे मार्केट में ज्यादा डालेगी, स्वाभाविक बात है कि मनी सप्लाई बढ़ेगी। बजट को ही बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अगर 2023 और 24 में देखोगे तो भारत सरकार 45.03 लाख करोड़ का बजट इस बार का पास किया था। अगर मैं इससे पहले के आ जाऊं और मैं 2022 और 23 का बजट देखूं तो ये लगभग 39.42 लाख करोड़ का बजट रहा है भारत सरकार का, इतना का बजट रहा। अगर मैं इससे पहले भी चलता हूं तो मैं ये देख पाता हूं कि 2021 और 22 में ये लगभग 34.83 लाख करोड़ का बजट रहा, भारत सरकार का बजट रहा। अब देखो इससे पहले चलता हूं, कोविड के समय 2020 और 21 में, तो हम ये देख पाते हैं कि भारत सरकार का बजट 4 लाख करोड़ का रहा है। तो अब आप देखो भारत सरकार ने पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि किया है कि नहीं, वृद्धि किया। तो बताओ अभी जो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं, इन्फ्लेशन बिल्कुल है, 6.3% है। तो इसका मतलब कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि किया जाता है, इसमें वृद्धि किया जाता है,
तो मार्केट में बच्चे मनी सप्लाई जो है कि बढ़ जाती है, और ये मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो आपको पता है कि लोगों का डिमांड क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ने से फिर क्या उत्पन्न होगा, इन्फ्लेशन उत्पन्न होगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन उत्पन्न हो रहा है किससे, डिमांड से, और डिमांड किस पर टिका हुआ है, मनी सप्लाई पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो पहला फैक्टर आप लोग लिख लीजिएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने से डिमांड बढ़ता है और डिमांड बढ़ने से मुद्रास्फीति आती है। जब जब सरकार पैसा ज्यादा खर्च करेगी मार्केट में, तब तब मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलेगा। और मैं एग्जांपल के साथ में इसको प्रूफ कर दिया कि ऐसा है या नहीं, ठीक है। और अगर सारे डेटा नहीं लिख सकते हो मत लिखना, आपको इतना याद नहीं होगा, मुझे पता होगा, आपकी लिमिटेशन होती है। हम लोग पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं तो हर डाटा हम लोगों को रटा हुआ है। तो आप इस बात को जरूर लिख लीजिएगा, इस बार का बजट भारत सरकार का कितना रहा है, क्योंकि कभी भी पूछ लेगा आपसे। क्योंकि एक सामान्य नागरिक है, एक एग्जाम्स की आपकी तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम देंगे तो आपसे उम्मीद तो आयोग इतना करता है कि कम से कम बजट के बारे में तो पता होना चाहिए, जो कि आम आदमी को पता होता, जो न्यूज़पेपर पढ़ता बैठ करके उसको ही पता होता कि इस बार का बजट हमारा कितना रहा है। तो ये कॉमन चीजें होती हैं, जनरल नॉलेज की चीजें होती हैं, ये बातें थोड़ी थोड़ी आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट होने के नाते से आप लोगों को। और आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो ही, इतना तो आप लोगों को याद ही हो जाएगा, नहीं? तो पहला फैक्टर डिमांड पुल का ये है। इसी तरह 4-5 फैक्टर मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि किसी प्रकार की आपको कमी नहीं आएगी। हो गया, चलिए आगे चले हम लोग। तो डिमांड पुल का पहला फैक्टर हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या करना, वृद्धि कर देना, बढ़ा देना, जिसके कारण से महंगाई दिखेगी। तो महंगाई दिखने लग जाना तो समझ जाना कहीं न कहीं मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है, चाहे वो किसी रूप में बढ़ा हो, ब्लैक मनी के रूप में बढ़ा हो या कहीं से आया हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आ गया हो। 100% जब तक मनी सप्लाई नहीं होगा तब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी। क्लियर हो गया मेरी बात को? नंबर दूसरा हम लोग जानते हैं सभी लोग, ब्लैक मनी का कंसेप्ट आप सुने हो ना, ब्लैक मनी। चल, तो दूसरी बात है आप लिखिए कि अगर देश में ब्लैक मनी अगर बढ़ जाए, ब्लैक मनी का मतलब जानते हो ना, काला धन। अगर काला धन सबका बाहर आ जाए तो इससे मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इससे मनी सप्लाई जो है कि क्या हो जाती है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी और इसके कारण से डिमांड पैदा हो जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो फिर अगला प्रोसेस क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ना तय। अर्थात ब्लैक मनी के आ जाने के कारण से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये दूसरा फैक्टर रहा, ये दूसरा लिख लीजिएगा। और तीसरा लिख ले आप लोग बच्चे, इनकम टैक्स। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स को कम कर देने पे, बढ़ाने पे नहीं, कम कर देने पर, ठीक है। इनकम टैक्स को क्या कर देने पर, कम कर देने पर। अब देखो इनकम टैक्स कैसे कम करना है। देखो मान लो ये कोई व्यक्ति है, हमने कहा इस व्यक्ति के पास 100 रुपए है, समझो मेरी बात को। सरकार ने कहा कि हमें 20% इस पर टैक्स चाहिए, तो मान लो 20 रुपया, ठीक है। तो इसके पास अगर 20 रुपया टैक्स दे देगा तो इसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 80 रुपया। 80 रुपया बचेगा ना। सरकार ने कहा नहीं यार, एक काम करते हैं, तुम्हारा टैक्स कम कर देते हैं। सरकार ने कहा कि चलो अगली बार से 10% देना पड़ेगा, मतलब 10 रुपया। तो अब बताओ इस व्यक्ति के पास कितना बचेगा। तो इसका मतलब अधिक कब बच रहा है, जब टैक्स को कम कर रहा है, और जब टैक्स को अधिक कर रहा है तो उसके पास कम बच रहा है। तो हमने बोला इनकम टैक्स में अगर कमी करेंगे तो व्यक्ति के पास अधिक पैसा बचेगा। तो जब व्यक्ति के पास अधिक पैसा बचेगा
तो ये मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगी, मनी सप्लाई क्या होगी, मार्केट में ज्यादा होगी, तो उससे वो व्यक्ति क्या करेगा, डिमांड करेगा फिर, क्योंकि पैसा इसके पास ज्यादा बच रहा है, तो फिर इससे क्या जनरेट होगा बच्चे, इन्फ्लेशन। तो जब इनकम टैक्स को कम किया जाता है, क्लियर। और आपने ऐसा भी देखा होगा, इनकम टैक्स 7 लाख पे कर दिया आपने, रिबेट दे दिया 2 लाख का, तो इन्फ्लेशन तो होना तय है। पहले 5 लाख पे टैक्स लगता था, अब कितने लाख पे दे दिया, 7 लाख पे, तो 2 लाख का रिबेट दे दिया लोगों को, तो वो तो बढ़ना ही है इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया, ये तीसरा फैक्टर हो गया। अब देखें चौथा फैक्टर सभी लोग, चौथा फैक्टर आपने सुना होगा कि अगर देश में एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है मतलब निर्यात, अगर निर्यात बढ़ेगा तो हमारे यहां जो डॉलर है वो भारत में डॉलर आएगा, इंडिया में आएगा कि नहीं डॉलर, मुझे बताओ आप सभी लोग, इंडिया में डॉलर आएगा, इसका मतलब मनी सप्लाई भारत में क्या बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई भारत में क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसा आएगा, तो हमारे यहां मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो फिर लोगों की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने से फिर क्या जनरेट होगा, इसको भी लिख लिया। ये हो गया फोर्थ फैक्टर। एक्सपोर्ट बढ़ने से इंडिया में डॉलर आएगा बच्चा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये कई ऐसे रीजन है, एक रीजन से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, ध्यान रखिएगा। हमने बोला मनी सप्लाई का होना बहुत कंपलसरी है, और मनी सप्लाई के कई ऐसे डायमेंशन है जहां जहां से मनी सप्लाई आती है। अब देखो ये हो गया चौथा। और पांचवा आप सोचो कि अपने हमने कहा कि भैया अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए भारत में, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, निवेश का मतलब भारत में एफडीआई के तहत बहुत सारी कंपनियां आ जाए, तो जब कंपनियां आएगी तो खाली हाथ थोड़ा आएगी, पैसा लेके आएगी। बात आप समझ रहे हो ना, कंपनी अगर हमारे देश में निवेश करने आ रही है तो खाली हाथ थोड़ा आएगी, चलो भाई भारत में निवेश करना है, क्या लेके आएगी, डॉलर। जब डॉलर लेकर के आएगी, यहां से बहुत सारे डॉलर लेके आएगी, तो एक्सचेंज कराएगी रुपए में डॉलर को, तो इसका मतलब मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, फिर मनी सप्लाई भारत में बढ़ जाएगी, और इसके कारण से डिमांड होगा, और डिमांड होने से फिर इन्फ्लेशन होगा। हे भगवान, जब कोई विदेशी कंपनी आती बेटा ना, तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा सब कुछ लेके आती है लगाने के लिए भारत में, तो पैसा जब लेके आएगी तो हमारे देश में ही तो उसको इन्वॉल्व करेगी पैसे को, तो जब हमारे यहां पैसे मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी या लिक्विडिटी का बढ़ जाना, यह भी एक कारण होता है। 6 नंबर पे अब मुझे आप सभी लोग बताओ, आप जानते हो कि अगर देश में पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है, तो आपको यह बात पता है कि सप्लाई और प्रोडक्शन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा कि नहीं प्रोडक्शन का सप्लाई कम। भाई अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे यहां प्रोडक्शन की कमी होगी कि नहीं होगी, सिंपल सी बात है, खाने पीने के लिए ऐसे ही सब लोग भूखे रहेंगे, फिर कंडीशन यही जनरेट हो जाएगा। तो जब किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो प्रोडक्शन की सप्लाई कम हो जाती है, जब प्रोडक्शन की सप्लाई कम होती है तो डिमांड तो वही बनी रहती है, तो डिमांड जो जनरेट होगा, और इसके कारण से फिर क्या होगा, वो इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि वो 1 का 3 रुपए में बेचेगा बना करके सप्लाई को। बात समझ रहे हो ना, तो इसके कारण भी होते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 5 फैक्टर। इधर वाला मिटा दो सब, इधर वाला तो हो गए ना, तो बस हम मनी सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, कहां कहां से बढ़ती मनी सप्लाई ये मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लियर हो गया मेरी बात को। एक और फैक्टर लिख लो, क्या पता ये भी पूछ दे, 1-2 और लिख लो। वैसे लिखवाओ तो 25 तो लिखवा दूंगा, लेकिन लिखवाने की जरूरत क्या है यहाँ पे आप लोगों को, है ना, लेकिन मैं उतने करवा रहा हूं जितने आपकी काम की चीजें हैं। ठीक है,
एक और आप जानते हैं कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में 6 नंबर लिख लो, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किया जाता है और खासकर जब CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। तो हमने बताया था कि जब इसको कम किया जाएगा तो बैंक के पास अधिक बचेगा पैसा, मनी अधिक बचेगा कि नहीं बचेगा? मनी अधिक बचेगा। इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं जब लोन देगा तो आपने कहा कि मनी सप्लाई बढ़ेगा। ये मैंने पिछले कंसेप्ट में समझाया था। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो फिर लोगों का डिमांड बढ़ेगा, तो इससे फिर क्या जनरेट होगा? इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया? और एक क्लास में लिखवा देता हूं, 7वां नंबर, डेफिसिट फाइनेंशियल सिस्टम, घाटे का वित्त व्यवस्था। देखो, जब सरकार घाटे में होती है, जब सरकार किस में होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा घाटे में होती है। तो घाटे को पूरा करने के लिए, घाटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफिसिट। घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई से कहती भैया एक काम करो, नोट प्रिंट करो। क्या करो? नोट प्रिंट करने के लिए। तो अगर आरबीआई ने नोट प्रिंट कर दिया तो मनी सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं? आप बोलोगे सर बढ़ेगा। कई बार सरकार जो है ना घाटे जब बढ़ा लेती है अपना ना फिस्कल डेफिसिट, तो कहती भैया आरबीआई को नोट छाप दो, एक ही रास्ता बचने का है। तो अब आरबीआई अगर नोट छापेगा तो स्वाभाविक बात है मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा? फिर बढ़ जाएगा। अगर नोट छाप दिया तो मनी सप्लाई जो है कि मार्केट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जिससे लोगों की डिमांड भी क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ जाएगी। और ये कंडीशन उत्पन्न कर देगा किसका? इन्फ्लेशन। क्लियर? तो घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती है उसके कारण से भी कई बार भारत सरकार पूरा करने के लिए आरबीआई को कहता है भैया नोट को प्रिंटिंग कर दो, जिससे कि मेरा घाटा कम हो जाए, हम दे लेकर के अपना बराबर करें। तो इस कंडीशन में जब आरबीआई नोट छापता है तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है? मार्केट में बढ़ जाती है। और मनी सप्लाई बढ़ने के कारण से बच्चे क्या होता है? क्लियर हो गया? तो ये हमारा सारे डिमांड वाले फैक्टर्स हैं, एकदम डिमांड वाले। यहां पर लिखो बेटा, सरकार जो है कि घाटे कम करती है, डेफिसिट को डिक्रीज करती है, और फिर आरबीआई से कहती है कि नोट प्रिंटिंग करने के लिए, फॉर द प्रिंटिंग द नोट्स। हो गया सभी लोगों का? देखो कितने फैक्टर हो गए हमारे पास? 7-8 फैक्टर हमने करवाई दिया लगभग। अब हम लोग सप्लाई वाले कर लेते हैं कुछ, और फिर बता देता हूं कि इन्फ्लेशन की गणना या कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, 2 पॉइंट और करेंगे, कंट्रोल कौन करता है, गणना कैसे की जाती, बात खत्म। टाइम है ना अभी 20-25 मिनट तो टाइम होगा, 20 मिनट कम से कम। हमारे लिए 10 मिनट भी बहुत अधिक है। बहुत बढ़िया। चले आगे चले, अभी रुक जाए? चलो बिल्कुल रुका हूं मैं, थोड़ा जल्दी करें। 3 मिनट में उसको निपटाते हैं, 7 मिनट में उसको निपटाएंगे। ठीक है, चले। अब लिखो बेटा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई साइड। अब सप्लाई भी इफेक्ट करेंगे हम लोग, 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। लेकिन कर लें, इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आइए, तो यहीं पे मैं समझा देता हूं 2-4 फैक्टर इसके, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ हो जाएगा। देखो, पहला फैक्टर होता है डिक्रीज इन द प्रोडक्शन में डिक्रीज हो गया, उत्पादन में कमी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लिख लेना, उत्पादन में कमी। उत्पादन में क्या हो गया? कमी। और कमी होने के कई ऐसे रीजन है भाई, एक रीजन नहीं है। जैसे भारत में जानते हो मानसून की प्रॉब्लम है, हमारा एग्रीकल्चर किस पर टिका हुआ? मानसून में। अगर मानसून नहीं समय पे आएगा तो उत्पादन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो पहला लिख लो मानसून की कमी,
मानसून की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द मानसून। नंबर दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कई बार औद्योगिक विवाद हो जाते हैं, ठीक है। नंबर तीसरा कई बार पॉलिटिकल मूवमेंट हो जाता है। पॉलिटिकल क्या हो जाता है? हाँ, आंदोलन, जैसे किसान आंदोलन सुने होंगे नहीं आप लोग? किसान आंदोलन ये तो बहुत अच्छे तरीके से सुने होंगे, प्रोडक्शन रुक गया था। तो इसके कारण से एक ही रीजन उत्पन्न होगा कि सप्लाई का गिरना। क्या हो जाएगा? सप्लाई कम हो जाएगा। और सप्लाई कम हो जाए, डिमांड वही बनी रहेगी, तो इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर बड़े प्यार से कि सर इन्फ्लेशन हो जाएगा 100%। सप्लाई नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? इन्फ्लेशन होना तय है। जो जिसके पास रहेगा वो ज्यादा कॉस्ट में बेचेगा मार्केट के अंदर में। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर देखोगे तो आपने सुना होगा ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग सुना है? काला बाजारी, काला बाजारी, वो काला मनी था, काला धन था, ये काला बाजारी। काला बाजारी दरअसल क्या होता है बेटा कि लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन को लोग स्टॉक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टॉक कर लेते हैं, उसका भंडार में डाल देते हैं। तो जब सभी लोग प्रोडक्ट को स्टॉक करेंगे तो बताओ सप्लाई मार्केट में कम होगा कि ज्यादा होगा? सप्लाई कम हो जाएगा। इसके कारण से बच्चे रिजल्ट क्या होता है कि जो मार्केट होता है इसमें सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम हो गई और सप्लाई कम होने से फिर क्या जनरेट होगा? तो आपने कहा सर इन्फ्लेशन जनरेट होगा। बहुत अच्छा कारण दे दिया मैंने आप लोगों को। दूसरा, तीसरा कारण, अगर भारत सरकार जीएसटी को बढ़ा दे और खासकर प्रोडक्शन के आधार पर, तो सोचो कि अगर प्रोडक्शन पे भी जीएसटी लगा दे सरकार तो प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी आप लगा रहे हैं प्रोडक्शन पर। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा, वो क्या हो जाएगा? मार्केट में ज्यादा हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट होना का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं, एक कंडीशन तो ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन इसका ये होगा कि अगर भैया प्रोडक्शन पर तुम जीएसटी लगाओगे तो हो सकता है कि लोग सप्लाई करना छोड़ दें, उत्पादन ही नहीं करेंगे, सप्लाई कम हो जाएगा। लोग बोलेंगे हम ना करेंगे। काहे करेंगे? दिमाग हमारा थोड़ा खराब है कि भैया अगर उत्पादन पे तुम उत्पादन के समय जीएसटी लगा दोगे तो जीएसटी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा उत्पादन कॉस्ट आ जाएगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उत्पादन कर पाए, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके कारण से भी क्या होगा? क्लियर? ये बात फटाफट लिखो जरा। कौन सा? अरे इधर देखो, किसी चीज को उत्पादन करने में 100 रुपया लग रहा है, आपने इस पर जीएसटी लगा दिया, आप 200 रुपया हो गया। या तो उत्पादन करोगे या तो नहीं करोगे। अगर उत्पादन करोगे तुम प्रोडक्शन, तो आप सामान 200 रुपया बेचोगे या इससे ऊपर का बेचोगे? तो ज्यादा का बेचोगे। तो ज्यादा का बेचोगे तो यह कंडीशन जनरेट क्या करेगा? इन्फ्लेशन का। उत्पादन अगर आप लोग नहीं किए तो भी सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई कम हो जाएगी, तब भी क्या हो जाएगा? दोनों कारण जनरेट होगा एक साथ। प्रोडक्शन का स्टॉक कर लेते हैं।
हो गया कंफर्म। चल, तो ये हमारी बात हो गया फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं? तो एक फैक्टर तो है नहीं, अलॉट ऑफ फैक्टर है। एक डिमांड के साइड में भी है और दूसरा सप्लाई के। लिखो बेटा, कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? एक लाइन में खत्म करना, कुछ है नहीं। इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है बेटा? लिखो, इन्फ्लेशन कंट्रोल बाई इन्फ्लेशन कंट्रोल बाई दो कंडीशन। देखिए 1934 से लेकर के 2015 तक ये कंट्रोल करता था आरबीआई। कौन कंट्रोल करता था? आरबीआई। हाँ, जल्दी आओ, ठीक है। इसको 35 लिखिएगा, 35 से लेकर 2015 तक कंट्रोल कौन करता था? आरबीआई। लेकिन आप देखोगे कि 2016 के बाद अब करता है एमपीसी। एमपीसी, बस इस पे आंसर मारिएगा, एमपीसी। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो बस अब कौन करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल? एमपीसी करता है। अगला हेडिंग, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट हो गया थे? हाँ, जल्दी करो। इसी पे अब आंसर मार के चलना आप लोगों को। इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करता है? एमपीसी करता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट दर के आधार पर। हाँ। क्लियर? शुरू करें? ठीक। तो रेट के आधार पर अगर हम लोग मुद्रास्फीति देखते हैं, जल्दी से करते हैं। रेट के आधार पर देखो 1, 2, 3 और 4 एक लाइन में समाप्त खेल है। पहला का नाम है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लिख लो, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और दूसरे का नाम है वॉकिंग इन्फ्लेशन। और तीसरे का नाम है रनिंग इन्फ्लेशन। चौथे का नाम है रनवे इन्फ्लेशन। रनवे। ये 4 प्रकार के इन्फ्लेशन देखने को मिलते हैं। तो क्रीपिंग का मतलब होता है बच्चे रेंगना। इसको हिंदी में बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। तो यह है वॉकिंग मतलब चलती हुई, और रनिंग मतलब दौड़ती हुई, रनवे मतलब सरपट, बहुत तेजी के साथ। ठीक है। तो क्रीपिंग क्या होता है बेटा? जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन का 0 से लेकर के 3% रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो। यहां लिख देता हूं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब कितना हो? 0 से लेकर के 3% रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रीपिंग। बात समझ में आ गई? ठीक। वॉकिंग को बोलते हैं जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब 3% से लेकर के 10% तक हो। क्या बोलते हैं इसको? वॉकिंग। ठीक है। रनिंग जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% से लेकर के
20% हो तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रनिंग। और रनवे को दो भागों में बांटते हैं, ये एबव 20% तक जाता है, इसको दो भागों में। एक बच्चे जिसको बोला जाता है गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग ही इसे बोलते हैं। इसका हिंदी अगर देखोगे गैलोपिंग का तो बेलगाम, कोई लगाम इस पर नहीं है। तो ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन 20% से लेकर के जब 100% होगा तो इसे गैलोपिंग बोलेंगे, बेलगाम, बेलगाम मुद्रास्फीति। और एक को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर का तो नाम सुने हो ना, अति मुद्रास्फीति, अति शब्द जोड़ दिया जाता है, हाइपर का मतलब अति। तो इसका क्या होगा, जब आपका 100% से एबव हो, अधिक हो। क्लियर, 100% से क्या हो, अधिक हो। अब नोट करके लिखवा रहा हूं, ये जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है हमारे देश की आरबीआई टारगेट कहां करती है, इसी पर। तो लिख लो, इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है या आरबीआई है वो टारगेट करती है इसी को, टारगेट इसलिए कहती है कि बेटा देखो इन्फ्लेशन का जो रेट होना चाहिए उसने रेंज डिफाइन कर दिया है। वो रेंज क्या है, 2 ± 4%। याद है कि नहीं आप लोगों को, कि अगर इसमें 2 में जोड़ेंगे तो 6 और 4 में 2 घटाएंगे तो 2, इसके बीच इन्फ्लेशन का रेंज होना चाहिए। तब जो है कि जाकर के इन्फ्लेशन फायदेमंद रहेगा लोगों को, 6 से कम और 2 से ऊपर। क्लियर। तो अगर आपसे पूछे बाय द वे एग्जाम में कि हमारे देश में किस प्रकार का इन्फ्लेशन को आरबीआई टारगेट करती है, तो क्या आंसर मारेंगे भैया, वॉकिंग वाला। क्लियर, क्योंकि देखो लिखा 3 से लेकर के 10, इसका मतलब आपका जो टारगेट बनाती है 2 से लेकर के 4% तक, इसी के बीच में ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन 3 से लेकर के 10%। इंडिया में आरबीआई टारगेट करती है इन्फ्लेशन के रेंज को 2 ± 4। क्लियर हो गया। कितना मिनट बाकी है, 5 मिनट अभी लेंगे। ठीक है, अब लिखो मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की गणना। मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की गणना जल्दी करें। आज सोचोगे तुम लोग सर तेज भी पढ़ा रहे हैं और जल्दी जल्दी भी पढ़ा रहे हैं, है ना, यही मन में आ रहा होगा ना। चलिए हो गया है फोटो खींच। तुम लोग का चेहरा देखने वाले लगा छोड़ देना चाहिए, पता नहीं क्यों गिर जाता है, जैसे लगता है कि बस हो गया इतना, है ना। लेकिन मैं एक कंसेप्ट बिना समझाए छोड़ूंगा नहीं, है ना। बाहर खड़े रहने दो 2-4 मिनट तक, बच्चे थोड़ा संघर्ष करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी बहुत संघर्ष किए हैं, ध्यान से समझो आप लोग थोड़ा सा। बस एक लाइन में खत्म करूं, बड़ा शॉर्ट में बता करके, बस आपको समझना, फोटो खींच लेना, लिखना भी नहीं है, फोटो खींच लेना, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, इन्फ्लेशन की जो गणना कैसे की जाती है, किस आधार पे की जाती है, उसको आप देखो। जैसे किसी भी बाजार में देखो स्टेप क्या होते हैं। पहला होता है बच्चा प्रोड्यूसर, ध्यान से समझिएगा इसको। ये क्या होता है, ये होता है प्रोड्यूसर, जिसको उत्पादक वर्ग कहा जाता है। और एक होता है होलसेलर, जिसे थोक विक्रेता कहा जाता है। सुने हो कि नहीं आपने, थोक विक्रेता। और एक होता है रिटेलर, जिसे खुदरा विक्रेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खुदरा विक्रेता कहा जाता है, इसका तो नाम सुने होंगे ना आप। और एक होता है फाइनली जो हम सभी लोग हैं, कंज्यूमर, अर्थात ग्राहक। इज इट क्लियर। देखिए जो उत्पादक वर्ग होता है कभी भी अपने वस्तु को एक एक करके नहीं बेचता है। इसके लिए कंसेप्ट दिया गया है टोकरी का, इसको बोलते हैं टोकरी। हिंदी वर्ड भी इंग्लिश वर्ड भी, बॉक्स भी लिख सकते हैं, टोकरी भी लिख सकते हैं। ऐसा मान लिया कि उत्पादक वर्ग ने 10 वस्तुओं को बनाया, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 और 2
10 वस्तु को बना लिया और इसने पूरे अपने टोकरी का मूल्य रखा 2000 रुपए में, मैं इसको बेचूंगा। उत्पादक वर्ग ने ये कहा बात। तो अगर आप 10 कंपोनेंट को 10 से भाग दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक कंपोनेंट का दाम कितना पड़ा। तो आप बोलोगे सर 200 रुपया पड़ा। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, अब उत्पादक वर्ग ने क्या किया कि होलसेलर के पास बेच दिया इस टोकरी को। होलसेलर ने देखा कि इसमें काउंट किया तो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 वस्तु। जब इसके पास आया तो इसने 2000 रुपए में खरीद लिया और इसका एक्चुअल में प्राइस रखा 3000 रुपए। अगर ये 1000 रुपए नहीं कमाएगा तो फिर क्यों नहीं करेगा? 5 मिनट दे दीजिए ना। तो हमने कहा कि इसने रख दिया 3000 रुपए। तो अब अगर आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे एक वस्तु की कीमत कितनी होगी? 300 रुपया हो गया। इसका मतलब प्रत्येक वस्तु पे 100 रुपया कमा रहा है। यही हो गया। अब देखो, जो होलसेलर होता है, होलसेलर ने खुदरा विक्रेता को यह बात बेच दिया। खुदरा ने क्या किया? इस बॉक्स को ओपन कर लिया। इस बॉक्स को क्या किया? ओपन कर लिया। एक्चुअल में आप देखोगे अगर ये 300 रुपए से ऊपर नहीं कमाएगा तो खुदरा विक्रेता काम ही नहीं करेगा मार्केट के अंदर में। तो किसी वस्तु को होगा तो 300 में बेचेगा, किसी को 350 में, किसी को 400 में बेच देगा, किसी को 310 में बेच देगा। तो एक्चुअल मेरे पूछने का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन का सही मेजरमेंट किस स्टेज पर होगा? भाई इतना सोचने वाली बातें नहीं। अगर मैं यहां करूंगा तो फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइस वहां से कर जाएगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन की गणना सही प्रकार से कहां हो सकती? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो होगा बेटा वो होगा रिटेलर पर। जब इन्फ्लेशन की गणना रिटेलर प्राइस पे किया जाता है तो इसे कहा जाता है सीपीआई। ध्यान से समझिएगा, जब इन्फ्लेशन की गणना, मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलर इज कॉल्ड द सीपीआई। और जब इन्फ्लेशन की गणना थोक विक्रेता के आधार पर किया जाता है इसको बोला जाता है डब्ल्यूपीआई। क्या कहा जाता है? होल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो भारत में अभी जो गणना चल रही है अगर आप देखोगे तो 1942 से लेकर के अगर आप देखोगे 2015 तक तो आपने देखा होगा सीडी देशमुख जो है कि ये जो है कि गवर्नर रहे हैं किसके? आरबीआई के। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि इन्फ्लेशन की गणना डब्ल्यूपीआई पे होना चाहिए। इस समय गवर्नर रहे भाई साहब सीडी देशमुख, भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर रहे इंडिया के। इसके बाद यहां पर जब आते हैं 2015 में आपने देखा होगा कि उर्जित पटेल जी आते हैं। उर्जित पटेल का नाम सुना है? उर्जित पटेल जी गवर्नर ऑफ आरबीआई के होते हैं। तो इन्होंने किसका कंसेप्ट दिया? सीपीआई का। तो आज के डेट में अगर पूछे कि इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट होता है किस आधार पे किया जाता है बेटा? सीपीआई के आधार पे किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे किया जाता है। बस खेल खत्म इतना हमारा। ये इन्फ्लेशन का पूरा टॉपिक हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फोटो खींच लो बढ़िया।